नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। भोपाल में बीजेपी नेता, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज मतदान समाप्त हो चुके हैं, वोटिंग जो हुई है, मतदान में फिर से एक बार गिरावट देखने को मिली है। दिन भर चले मतदान के बाद जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो इतने खास लुभावने देखने को नहीं है। एक तरफ जहां द्वितीय चरण में हमने देखा पिछली बार की तुलना में या होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग देखने को मिली, तो वही रीवा में इस बार आंकड़े कम होते नजर आए हैं। 7 सीटों पर इस बार मतदान होना था, लेकिन बैतूल सीट पर मतदान अब तृतीय चरण में होगा। लेकिन वही बाकी की 6 सीटों पर अगर मतदान के जो प्रतिशत निकलकर सामने आए हैं, लगभग 11% की गिरावट देखने को मिली है। इन 6 सीटों की अगर हम बात करें, होशंगाबाद, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो, दमोह और रीवा, इन 6 सीटों पर मतदान हुआ है। ज़्यादातर सभी सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इनमें से कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार ये जो मतदान प्रतिशत आए हैं उस पर अगर गौर करें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान तो संपन्न हुआ है। 80 प्रत्याशियों को लेकर ये चुनाव था। मतदान को लेकर लोगों में इस बार उत्साह उतना दिखा नहीं है। सबसे ज़्यादा मतदान अगर होशंगाबाद सीट पे हुआ तो रीवा में उतना अच्छा हाल नहीं रहा। वोटिंग के ट्रेंड क्या इशारा कर रहे हैं, इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के जाहिर तौर पर अपने अपने दावे रहे हैं, किन दावों में कितना दम है ये भी जानेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से गुलरेज शेख, कांग्रेस से नेता रोहित यादव और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आशीष जी के पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि आशीष जी, चलिए लगता है आशीष जी अभी तक जुड़े नहीं हैं, थोड़ी देर में उनके साथ उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं फिर गुलरेज जी आप ही के पास आता हूं, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी तमाम सीटों पर पिछली बार चुनाव जीती थी और क्योंकि आपने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर आप चले हैं मध्य प्रदेश में, लगातार दिन भर हमारे रिपोर्टर्स ने हाले बयां बताया कि कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, किस तरह का उत्साह रहा, लेकिन शाम ढलते ढलते कहीं ना कहीं अब तस्वीरें थोड़ी साफ हो रही हैं। पिछली बार जो मतदान प्रतिशत रहा था, कुछ सीटों पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जाहिर तौर पर जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वोट परसेंटेज बढ़ेगा, उतना बढ़ता हुआ दिखा नहीं। क्या किस तरह से देख रही है बीजेपी से? देखिए, हमने अभी तक अपने जो बूथ लेवल पे बात की है, मंडल और बूथ लेवल पर, तो हमारा मतदान प्रतिशत बड़ा है पहले के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का। तो इससे ये देखिए, हमने कोई सर्वे कांग्रेस के ऊपर नहीं किया है, लेकिन हाँ, हमने जो अपनी रिपोर्ट ली है उसके हिसाब से, और लगभग 70% से ज्यादा बूथों पर हमारी बात हो चुकी है इतनी देर में, क्योंकि पार्टी की एक व्यवस्था होती है। तो हमारा वोटर भी निकला है और हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। इसका मतलब शायद यह है, मैं शायद बोल रहा हूं कि संभवतः कांग्रेस का वोटर ही नहीं निकला, क्योंकि हमने देखा था कि टेबलें खाली पड़ी थी, बस्ते नहीं लगे थे और इनका कार्यकर्ता कहीं दिख नहीं रहा था। तो वोटर को, जो कांग्रेस का वोटर है, उसको निकालने वाला भी संभवतः कोई नहीं था वहां पर। तो वो एक कारण हो सकता है, मेजर कारण हो सकता है कि वोट प्रतिशत डाउन जाने का, लेकिन अच्छी बात नहीं है। वोट प्रतिशत जितना बढ़ता है उतना ज्यादा मजबूत होता है हमारा लोकतंत्र। तो मैं कांग्रेस वालों को भी यही कहूंगा कि ठीक है, आपको पता है कि आप हार रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी मेहनत करनी चाहिए। ये हमारा एक राजनीतिक धर्म बनता है हर राजनीतिक कार्यकर्ता का। बीजेपी ये लगातार दिखाने की कोशिश करते रही है कि ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश में, वो एक तरफा चुनाव है। अभी आंकड़े जो है प्रतिशत वो काफ़ी कम है। आप कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो बीजेपी के फेवर में है। मैं कहने के पीछे मेरी बेसिस है, वो बेसिस यही है कि जो हमने बूथ पर इंक्वायरी की है, जो हमारा सिस्टम है बूथ लेवल पर, पन्ना प्रमुख लेवल पर, तो हमारे पन्ने कवर हो चुके हैं। हमारा पन्नों का स्ट्राइक रेट 98% है। जब पन्ने का स्ट्राइक रेट 98% आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे वोट में इजाफा हुआ है। लेकिन अब वो कमी कहां से हुई है, मुझे तो नहीं पता कांग्रेस का क्या रहा है, लेकिन फिर सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट यही जाता है कि कांग्रेस का वोटर नहीं निकला। चलिए इस पर भी लौटेंगे। रोहित जी क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है। अगर वोट परसेंटेज गिरा है तो इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस समर्थित वोटर्स हैं, या फिर ये कहें कि जो कार्यकर्ता की निष्क्रियता है उसका प्रभाव है, जिसके चलते जो वोट नहीं पड़े हैं वो आपके खेमे के हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, जहां लोकतंत्र और जनतंत्र की बात होती है वहां पे कयासों पे काम नहीं चलता है। मेरे अगर गुलरेज भाई कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने अपना कोई भी एनालिसिस किया है तो ठीक है, उनका अपना एनालिसिस होगा,
मगर 4 तारीख के पहले किसी भी तरह का दावा, ऐसे दावे मोदी जी तो संसद में ये सब होने के पहले से कर चुके थे कि हमारे 400 पार आ रहे हैं और हम जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो ये सब दावेदारी बात अलग है, जुमलेबाजी बात अलग है। मगर हाँ, जनता का क्या रुझान है, इसके लिए सभी को 4 तारीख का इंतजार करना होगा। कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, ये बड़े बोल पहले से बोलने का कोई औचित्य नहीं होता मुझे लगता है। जनता के मन में क्या है ये जनता को बताने दीजिए उनको, हमें अपने अपने वर्ड्स उनके माउथ पर डालने की जरूरत नहीं है, जो मेरा सोचना है। जो पिछली बार के अगर वोट परसेंट देखें अगर इन 6 सीटों पर, तो 65 से 70 के बीच, अगर एक आध सीट हटा दे तो ज़्यादातर 64% से 77% के बीच वोटिंग परसेंटेज रहे हैं। क्या इस बार जनता में उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा? जो लगातार बीजेपी ये कह रही है कि क्योंकि इस बार बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है और चुनाव काफ़ी एक तरफा है, तो जनता में भी एक नीरसता है, उतना उत्साह नहीं है वोटिंग को लेकर। रोहित जी। अच्छा, देखिए नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि जनता में उत्साह नहीं है। जनता में उत्साह तो होगा। मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज कम होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें एक मौसम बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे चाहे वो विंध्य का क्षेत्र रहा हो हमारा या बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। उसका दूसरा कारण एक और है कि अभी खेती किसानी से जुड़े लोग जो हैं वो ज्यादातर अभी गेहूं की कटाई और उसमें लगे हुए हैं, भंडारण में। तीसरी बात, शादियों का बहुत ज्यादा इस समय सीजन है। तो मुझे लगता है ये बहुत मेजर फैक्टर्स रहे हैं। कांग्रेस के वोटर ने जो हमको फीडबैक दिया है तो उनका ये कहना है कि भाई हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। जो फील्ड पे लोग थे वो गए हैं, उन्होंने अप्रोच किया है और उन्होंने अपना काम ईमानदारी से। हाँ, ये बात इलेक्शन कमीशन को सोचनी चाहिए कि अगर नीरसता आ रही है तो ये जो मोनोटोनस हो रहा है, जो जरूरत से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकली करा जा रहा है, जिससे अब लोग बचने लगे हैं, तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि लोग वोट डालना भी नहीं चाह रहे हैं। जो उनका राइट है, उनका दायित्व है, उनको करना चाहिए। तो ये एक इलेक्शन कमीशन को ध्यान देने वाली बात है। ये भी है, लेकिन जानना चाहूँगा, खजुराहो सीट काफ़ी चर्चा में रही और क्योंकि अभी ये कहा जाने लगा कि आपकी पार्टी की गठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा ही खारिज हो गया, तो ये एक तरह से बहुत इजी केक वॉक हो गया बीजेपी के लिए। और अगर यहाँ की वोट परसेंटेज देखें तो 70% के लगभग पिछली बार वोट परसेंटेज थे। जो अभी शाम आते आते जो आंकड़े आए हैं वो 56.44% है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पे, क्योंकि आपके प्रत्याशी वहाँ थे नहीं, तो आपने फिर वहाँ से जो दूसरे लड़ रहे थे उनको उतारा। देखिए, वो सीट जो थी वो हमने सपा को दी थी और सपा का बाद में जो रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, है ना, वो किस टेक्निकल ग्राउंड बेस पे हुआ वो अपने आप में एक का विषय होगा, बाद में देखा जाएगा। मगर हाँ, जनता के बीच में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निराशा तो रही होगी कि जब विपक्ष है ही नहीं तो जनता किस बात के लिए वोट करने जाए, क्या वोट करने जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन को अपने एंड पे देखना होगा कि भाई जनता का इंटरेस्ट नहीं लेना है। अगर जनता ही नहीं इंटरेस्ट ले रही है तो फिर आपके चुनावों का मतलब क्या निकल रहा है? एक तरह की सॉफ्ट ऑटोक्रेसी आप चाह रहे हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता पे सवाल उठ जाएगा अगर ऐसे ही लोगों को नीरसता दिखाते रहे। तो हमें ये देखना होगा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीजें कम हो रही है। ठीक है, आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? हाँ, पहुंच रही है, बताइए। आशीष जी, 6 सीटों पर आज मतदान हुआ है। जाहिर तौर पर पहले के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में ज़रूर जाते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अब ये जो मतदान हुआ इस चरण में जिस तरह का वोट परसेंटेज आ रहा है, क्या इतना आसान है जिस तरह के दावे बीजेपी कर रही है कि बहुत आसानी से हम जीत रहे हैं? क्योंकि बीजेपी एक तरफ ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि पिछली बार से बेहतर मत प्रतिशत हम लेकर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि पिछले बार जितना मत प्रतिशत रहा उससे और बेहतर प्रदर्शन हो ताकि आगे के लिए उम्मीद बनी रहे। देखिए, क्या है कि ये मतदान के जो ट्रेंड है पिछले 20 सालों में, ये सब बदल गए हैं। अब वो थ्योरी चलती नहीं है कि अगर कम मतदान हुआ है तो सत्ता पक्ष के फेवर में जाएगा, या ज्यादा मतदान हुआ है तो कुछ और का रीजन होगा। ये सब चीजें थ्योरी बदल चुकी हैं। तो इसलिए अगर कोई दावे से ये बात कह रहा है कि कम मतदान उसके फेवर में जा रहा है तो बड़ी बात है। हम तो नतीजों के बाद अगर ऐसा होगा तो ये उनकी जिनकी भी ये अनुमान है वो वाकई काबिल तारीफ होंगे। लेकिन क्या है कि जो मतदान इतना कम हुआ है उसका ये अभी कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी के ऑर्डर नहीं हुआ मतदान किया है, दूसरा गया ही नहीं है। ये बहुत टिपिकल सा मामला हो गया है। पहले चरण में जो मतदान हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो लेकिन वो उसके बावजूद पहले दूसरे चरण से ज्यादा पहले में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी के फेवर में गया है। क्योंकि पहला चरण जो था उसकी सीटों में कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नेक टू नेक फाइट थी
और ये जो चरण आया है इसमें पूरी सीटें भाजपा के पास थी पहले से, फिर भी बहुत कम मतदान हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो किसी एक पार्टी का जो मूल कॉर्डर है वो मतदान के प्रति उदासीन हो गया है, इस वजह से ये स्थितियां आई हैं। या फिर हो सकता है कि दोनों पार्टियों के कॉर्डर ने मतदान किया है, लेकिन जो समर्थक वर्ग होता है, जो कार्यकर्ता नहीं होता है, घरों में या दुकानों में जो समर्थक वर्ग होते हैं, जो लोग होते हैं जिनकी वजह से एक्स्ट्रा लीड मिलती है किसी पार्टी को सरकार बनाने में, वो किसी एक पार्टी का समर्थक वर्ग जो है वो मतदान केंद्र पे नहीं गया है। कॉर्डर तो अपना कार्यकर्ता तो जाते ही है, नेता भी जाते हैं, लेकिन जो एक आम शहरी होता है जो किसी विचारधारा से काम में बंधा होता है, वो शायद इस बार वो वोट बूथ पे जाने में उसने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इस तरह का नतीजा है। और अगर कम मतदान किसी के फेवर में होता या ज्यादा होता तो ऐसा नहीं, कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी पूरी ताकत लगाई कि ज्यादा मतदान करें, क्योंकि दोनों ही आश्वस्त नहीं है कि किस तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये मुझे लग रहा है कि ये जो आज का जो पोलिंग का जो ट्रेंड अभी तक जो सामने आया है ये ज्यादा चिंताजनक है, इसलिए क्योंकि पहले फेज के पहले चुनाव के मुद्दे कुछ और थे, दूसरे फेज के पहले चुनाव के मुद्दे कुछ और हुए, तो दोनों चरणों में मुद्दों का भी प्रयोग हो गया। उसके बाद भी मतदाता जो है इतना उत्साहित नहीं है। तो अब ये तीसरा चरण जो है जो अब होने वाला होगा जो 7 तारीख को, उसके पहले मुद्दे क्या करवट लेंगे ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यदि पूरा चुनाव मतदाता से जुड़े मामले पे हो, महंगाई, बेरोजगारी या मूल मुद्दों पे हो, मैनिफेस्टो पे हो, ओरिजिनल मैनिफेस्टो जो थे उस पे, तो ये ज्यादा मुझे लगता है मतदाताओं को प्रभावित करेगा। ये जो मुद्दे भटकने लगे, हो सकता है इससे भी डिटैचमेंट हो गया मतदाता का, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आशीष जी, इसी पे जवाब चाहूंगे। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत उतना अच्छा नहीं रहा था, काफी सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में हमने देखा द्वितीय चरण आने से पहले जिस तरह की बयानबाजी हुई, चाहे वो इनहेरिटेंस टैक्स का लेकर मामला हो या फिर मुसलमानों को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की गई, अलग अलग ऐसे मुद्दे उठाए गए और काफी आक्रामक नजर आए तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर। क्या चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी का जो वोटर्स है उस पर इतना इम्पैक्ट पड़ता है? मुझे तो यही लगता है कि जो मुद्दे बनाए गए या उठाए गए, ये सारे मुद्दे जो कांग्रेस ने बनाए या भाजपा ने, वो सारे मुद्दे वोटर को खींचने के लिए थे और उनके मूल वोटर को खींचने के लिए थे कि जो उनका मूल कॉर्डर है वो 100% तो कम से कम मतदान कर दे। तो लेकिन बात यही हुई कि ये जो मुद्दे बनाए गए या आए गए ये मैनिफेस्टो में तो नहीं थे। तो इससे लगता तो यही है कि मतदाता इन मुद्दों से प्रभावित नहीं हुआ या उस पर इन मुद्दों का असर पड़ा नहीं। तो अब संभावना तो मुझे तो यही लग रही है कि ये जो मुद्दे हैं ये कारगर नहीं हुए और जो उठाए गए या बनाए गए। तो इसलिए अगर ये एक प्रयोग ये हो सकता है कि मूल मुद्दों पे ये सारे नेता और पार्टी जो है कम से कम अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़े, जनता के लिए लड़े, तो एक प्रयोग ये भी हो जा सकती है। 2 चरण में 2 प्रयोग नाकाम हुए हैं पोलिंग में, तो तीसरे चरण में भी आजमाना चाहिए। ठीक, गुलेरी जी आपसे जवाब चाहूंगा कि जब बात हो रही थी शुरुआत में मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा हो रही थी, किसानों को लेकर आप आवास योजना को लेकर बात कर रहे थे, किसान सम्मान निधि को लेकर आप बात कर रहे थे, नल जल योजना को लेकर आप बात कर रहे थे, आपकी पार्टी के नेता। अचानक से पहले चरण के बाद हमने देखा पूरे टॉपिक्स जो है वो दरकिनार कर दिए गए और अचानक से बात होनी शुरू हो गई इनहेरिटेंस टैक्स की। कर्नाटका में मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को लेकर सैम पित्रोदा ने कहा गया, उन बयानों को लेकर अचानक से एक अलग ही तरह के भाषण बयान जो है देखने को मिले लगातार। तो क्या पब्लिक का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इस तरह के एक्सट्रीम बयान दिए गए? नहीं, देखिए अगर कांग्रेस फ्रिंज की तरह बिहेव करेगी तो फिर उसका उत्तर तो देना पड़ेगा। और क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैम पित्रोदा बेसिकली कोई कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि गांधी परिवार के घर के सदस्य हैं और उनको सैम अंकल ही कहते हैं, राहुल और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा। तो जब अगर वो कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स की बात, तो कांग्रेस को एक्सपोज क्यों नहीं किया जाए? और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कभी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया है। जवाहरलाल नेहरू ने बिल लाकर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया था, फिर बाद में ये हुआ कि लोग उसमें ही करते थे, उसको छुपा लेते थे, तो उसके बाद गिफ्ट टैक्स लगाया। लोग अपने बच्चों को इनहेरिटेंस की जगह गिफ्ट में जिस जमाने की आप बात करें तो उस देश में 80% आबादी गरीब थी, उनके पास अपना घर तक नहीं था।
तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा के आप किससे क्या, मैं कि वो नहीं, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब सरकारें चेंज होना शुरू हुई तो उन्होंने इन सब चीजों को हटाया। अब वापस आप उसी लेवल पर भारत को ले जाना चाहते हो जिस लेवल पर आपने पहले छोड़ा था, तो क्या इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा? फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा के मुंह में क्या हमने शब्द डाले थे? इनकी जो मानसिकता है, जो इनकी प्लानिंग है, जब उन्होंने कही तो हम उसके ऊपर रिएक्ट तो करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए सावधान रहो। अभिषेक, अगर आपके पैर के नीचे सांप पड़ा होगा तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता है मैं आपको बताऊं कि सांप है, काट लेगा आपको? चलिए ठीक है, रोहित जी जवाब चाहेंगे आपसे। इन मुद्दों को तो उठाया ही गया, कांग्रेस काफी डिफेंसिव मोड में नजर आई। आप लगातार मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, आप उसमें युवाओं को रोजगार देने की बात, अप्रेंटिसशिप और अन्य तरह की जो बातें आप कर रहे थे, चाहे महिलाओं को महालक्ष्मी योजना, इन तमाम तरह की मुद्दों पर लगातार आपके नेताओं के भाषण देखने को मिले। एकदम से जब बीजेपी ने इन मुद्दों को उठाया तो कांग्रेस काफी डिफेंसिव नजर आई। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी कांग्रेस ने और भाजपा ने, दोनों ने ये स्पष्ट कर दी कि वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। आज जमीनी मुद्दे जो है जिसकी वजह से लोगों ने वोट डालना बंद कर दिया, वो जमीनी मुद्दे थे, उनके बेरोजगारी के थे, उनके महंगाई के थे, उनके भ्रष्टाचार के थे। इस मुद्दों पे जब बात नहीं करी गई है तो लोगों ने फिर मोर्च डालने से मना कर दिया है। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी भाजपा को, है ना, कि आपने सारा कुछ कर दिया मगर आपका कैडर भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि इन हवाई मुद्दों से कुछ होना जाना नहीं है। मैं इनसे बोलता हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं गारंटी के साथ ये बात स्वीकार करने तैयार हूं और यहाँ पे पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूं कि मैं अपना राजनीतिक संन्यास तक स्वीकार कर लूंगा अगर ये 3 मुद्दों पे मुझे जवाब दे दे। इनके किए हुए प्रॉमिस थे कि वो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहाँ है, वो काला धन क्या वापस आ गया है, क्या वो 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ गए हैं? नहीं आए हैं, और ना इनके पास कोई जवाब होगा। क्यों? क्योंकि जब इनसे कोई सवाल मूलभूत पूछा जाता है तो ये नया रोहित जी, यही बातें बीजेपी दोहराती है, वो नेहरू पे चले जाती है, अब 2 करोड़ रोजगार पे चले जाते हैं। ये बातें हम बीते 2 लोकसभा चुनाव से देखते आ रहे हैं और एक तरह की नीरसता भी आ गई इन बातों को लेके। मेरा ये सवाल है कि क्योंकि आप इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए पहला जो उद्देश्य था इस गठबंधन का कि जो वोटर्स हैं उन्हें एकजुट करें ताकि उसका फायदा मिल सके, तो क्या वो करने में कामयाब हो पाया है इंडिया गठबंधन, जिस तरह के वोट प्रतिशत आ रहे हैं उसकी नजर में? बिल्कुल इंडिया गठबंधन इस बात को लेके कामयाब हुआ है और इसके रिजल्ट आपको 4 तारीख को देखने को भी मिलेंगे। 4 जून को आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी से भी बात कर लें, वो ये आप समझने को तैयार हो गया है कि उसके हितों की बात कौन कर रहा है, उसके बच्चों के भविष्य की बात कौन कर रहा है, देश को सबल बनाने की बात कौन कर रहा है। ये बहुत स्पष्ट हो चुका है पब्लिक फोरम में। जनता अब एक एक चीजों को समझने लगी है, जानने लगी है, क्योंकि आप किसी को 1 बार 2 बार धोखे में रख सकते हैं मगर हर बार और बार बार धोखे में रखना इतना आसान नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को आप अभी भी एक छद्म आवरण बना के धोखा दे सकते हैं मगर ये हमेशा के लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, किन सीटों को लेकर कांग्रेस को ज्यादा होप है? क्या सतना सीट को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि होशंगाबाद सीट सबसे स्ट्रांग होल्ड बीजेपी की मानी जाती है, खजुराहो सीट से वैसे भी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं ज्यादा उम्मीदें लगाई नहीं जा सकती, दमोह टीकमगढ़, किन सीटों पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस को वहां से सफलता मिल सकती है इन 6 में से? सतना में तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो गणेश सिंह जी अभी लड़ रहे हैं लोकसभा का चुनाव वहां से, वो पहले वहां से अभी एक बार विधानसभा हार चुके हैं और उसके पहले भी मैं उनको कई बार मेरा उनसे उनके क्षेत्र में जाना हुआ है। जनता में बहुत असंतोष है उनको लेकर के, क्योंकि वो 4 बार से रहे और सतना के लिए कुछ खास ऐसा किया नहीं है। कोरोना के समय इतनी बुरी स्थिति थी कि वहां ना दवाइयां थी, ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ना अस्पताल थे। बहुत त्रस्त है उनसे जनता इस बार। तो मैं ये बता रहा हूं कि विधानसभा में जनता ने उनको जवाब दिया था, यहाँ लोकसभा में भी उनको जवाब मिलेगा, चाहे वो जातिगत समीकरण कितना भी साधने की कोशिश कर ले, बहुत सारे मुद्दों से भटकाने की कोशिश करें, मगर सतना सीट वो हारने वाले हैं। ठीक है, आशीष जी जवाब लेते हैं। आशीष जी, किन सीटों पर आपको लग रहा है कि कांटे की टक्कर है? क्योंकि ज्यादातर सीटों पर कहा जा रहा है कि अगर विधानसभा के आंकड़े देखें तो सभी सीटों पर बीजेपी आगे है, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने विधानसभा सीटें जीती हैं, तो आपको क्या लगता है किन सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? नहीं, देखिए, सारी जो ये इस फेज की सारी सीटें हैं उस पर बीजेपी को लीड थी विधानसभा चुनाव में भी जी, लेकिन सिर्फ इसमें लीड के मुकाबले में सिर्फ सतना सीट ऐसी थी जिसमें बीजेपी को कम लीड मिली थी कांग्रेस से। वो कम लीड 93,000 वोटों की थी। तो सतना में जो मौजूदा हालात हैं वो इसलिए बदले हैं क्योंकि ये मुकाबला एक बार जो 2 लोगों का हो रहा है वो 4 महीने पहले भी हो चुका है और उसमें कांग्रेस जीत चुकी है। लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो है मुद्दे और माइंडसेट जो है मतदाता का थोड़ा अलग हो जाता है। तो
तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी सतना की जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें वो लड़ाई अगर बहुत मतलब अगर ये कहें कि एक तरफा नहीं है, उसके बावजूद भी कांटेदार या दिलचस्प या मुकाबला बड़ा तो बन ही गया है। तो एक होशंगाबाद और दूसरा सतना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मतदान और मार्जिन जो भी कुछ रहे, तो लड़ाई जिस किस्म से हुई है, जिस किस्म से चुनाव की फाइट हुई है, वो आगे पीछे कोई नई चीज या नया ट्रेंड भी सेट करेगी। दूसरी बात यह है कि अभी जो बात हुई है यहाँ पर ये सारे टैक्सेस और ये सारे मुद्दों की लेकर और वजहों को लेकर, तो मेरे को लगता है कि देखिए, एक तो ये कम मतदान की जो बात कही गई कि साहब मौसम भी गड़बड़ होता है और ये फसल कटाई होता है, लेकिन मैं तो पिछले 25 साल से देख रहा हूँ कि मतदान इसी समय होता है, हर बार इसी सीजन में होता है मतदान। तो वो नहीं है। मुझे फिर भी लग रहा है कि मतदाता कहीं ना कहीं अटैच नहीं हो पाया है, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाया है, इस वजह से हो रहा है। और दूसरी बात, जो मुद्दे गढ़ने की बात हुई है विरासत टैक्स की और दूसरी चीजों की, वो कोई बहुत ज्यादा ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा है। जनता के गले उतरेंगे या नहीं, मुझे तो इसमें नहीं लग रहा, क्योंकि इस मतदान के प्रतिशत से तो साफ तौर पे लग रहा है। तो ये जो चुनाव है, ये जो सेकंड फेज का चुनाव है, इसका नतीजा बाद में आएगा जैसा भी आए, लेकिन इसके चक्कर में जो तीसरा फेज है मध्य प्रदेश का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई बड़ी सीटें फंसी हुई हैं, वो ज्यादा जो है वो कांटे वाला बन जाए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। गुलरेज जी, सतना को लेकर काफी ज्यादा हाई होप्स है, क्या कहेंगे? सतना सीट पर मुकाबला भी त्रिकोणीय है, बसपा से नारायण त्रिपाठी भी है, ब्राह्मण वोट बैंक प्रोमिनेंट वोट बैंक रहा है बीजेपी का, क्या चुनौती मानती है बीजेपी से? कोई चुनौती नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। सतना भी कम से कम 3.5 लाख वोट की मार्जिन से आराम से निकल रहा है, और 29 में से 29 सीटें निश्चित रूप से निकल रही है, और ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने काम किया है, हमारी पार्टी ने भी काम किया है, हमारी सरकारों ने भी काम किया है। क्या रीवा सीट को लेकर भी आप यही कहेंगे, जहां पर कांग्रेस ने अपने स्ट्रॉन्ग लीडर को उतारा है, विभा मिश्रा जी को? लगातार 2 बार की सांसद रही है और इस बार वोट परसेंटेज काफी गिरा है वहां पे। अरे आप रीवा की बात कर रहे हो, चाहे रीवा हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे राजगढ़ हो, चाहे रतलाम हो, हम सब पर जीत रहे हैं और लाखों के मार्जिन से जीत रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि आशिक का है जनाजा, जरा झूम के निकलेगा, घूम के निकलेगा। चलिए ठीक है, समय अब इजाजत नहीं देता है चर्चा को आगे बढ़ाने का। जाहिर तौर पर वोट परसेंटेज में कुछ खास तब्दीलियां देखने को नहीं मिली है, लेकिन कुछ सीटों पर वोट परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब देखना यह होगा कि तृतीय चरण में क्या इस वोट परसेंटेज में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, या फिर वोट परसेंटेज वैसा ही रहता है जैसा देखने को मिल रहा है। इन आंकड़ों को लेकर कई तरह के तर्क ज़रूर दिए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उनके जो पन्ना प्रमुख हैं, उन्होंने ज़मीन पर उतरकर काम किया है और उनके जो आंकड़े हैं फेवर में नज़र आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि जनता से जुड़े हुए जो सीधे मुद्दे हैं लगातार उन्होंने उठाए हैं और कहीं ना कहीं जनता ने उनके फेवर में मतदान किया है। खैर, कुल 6 सीटों पर मतदान हुआ है। तृतीय चरण में प्रमुख सीटों पर मतदान होने वाला है और ये आखिरकार 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन के दावों में दम है। लेकिन इन सब के बीच में लगातार नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है, चाहे एक तरफ जनता के प्रमुख मुद्दे हो या वहीं अगर राजनीतिक दलों के एक दूसरे के इतिहास को लेकर चल रही छींटाकशी। सवाल ये भी है कि क्या इन बयानों का जनता पर उतना प्रभाव पड़ रहा है? इस बार जनता जिन मुद्दों को लेकर वोट दे रही है, क्या वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या फिर स्थानीय मुद्दे इस बार ज्यादा हावी हैं? क्योंकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो इस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी, और लगातार एक तरफ प्रचार प्रसार की बात करें तो बीजेपी लगातार अपने पार्टी के बड़े नेताओं को मैदान में उतारे हुए हैं और जोर शोर से प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कई सारे ऐसे हालात भी बने दुर्भाग्यपूर्ण, जिसके चलते उनके पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई स्टार लीडर्स के कैंपेनिंग भी कैंसिल हो गई। तो ऐसे में देखना यह होगा कि किसकी रणनीति सफल होती है और आने वाले जो अलग अलग 4 चरण के चुनाव हैं, जिनमें से 2 चरण मध्य प्रदेश के अब समाप्त हो चुके हैं और 2 चरण बाकी हैं कुल 14 सीटों पर, उनमें किस तरह से वोटिंग पैटर्न देखने को मिलता है, इससे आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बनती नजर आ रही है। और खासतौर से मध्य प्रदेश में एक तरफ बीजेपी जहां 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, उनमें से कितनी सीटों पर वो जीत हासिल कर पाती है, और कांग्रेस जिसे इस बार उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में वो बेहतर प्रदर्शन करेगी गठबंधन के साथ, क्या कुछ प्रभाव छोड़ पाती है, नतीजा पिछली बार की तरह रहता है, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।